चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा जैसे कि आज हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है जी। तो अगर आपने प्रीवियसली बेटा चैप्टर नंबर 6 और 7 प्रॉपर तरीके से विजिट किया हुआ है, देखा हुआ है, राइट, तो डेफिनेटली उस टॉपिक्स में हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा था एंड विल डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, राइट। देखो चैप्टर नंबर जो 6 था हमारा, उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा और बेसिकली उसके कंपोनेंट्स डिस्कस करे थे। ये उसके कुछ कंपोनेंट्स थे बेटा, ये इस चैप्टर में दोबारा रिपीट होगा। और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इन सिचुएशन को सिलेबस में गिवन नहीं था फॉर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड, राइट। एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए हमें सिर्फ दो सिचुएशन डिस्कस करने थे। ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन, और इसी का ही एक डेरिवेटिव फंक्शन हमने पढ़ा था, सेविंग। ये जी, फिर हमने आई वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था हमारा, और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था। ये तो ये चैप्टर नंबर 6 की बात है। फिर चैप्टर नंबर 7 में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी बेटा। एक बताए थे एएस इज इक्वल टू एडी अप्रोच, और एक बताया था एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। यानी कि इक्विलिब्रियम निकल डिटरमाइन करने की बेटा हमारे पास दो तरह की दैट इज अप्रोचेस थे, दैट इज एएस बराबर एडी, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, और एक था बेटा सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो जहां पर हमारी ये दोनों सिचुएशन बराबर हो जाती थी, वहां पर हमें इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अचीव हो जाती थी। ठीक है, ये सारी सिचुएशन मैंने पढ़ी थी बेटा। इसी चैप्टर में मैंने आपको ना एक सिचुएशन पढ़ाया था कि अगर इकोनॉमिक्स में एडवर्स सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल ना रहे, राइट। जैसे देखिए यहाँ पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई कम रह गई है डिमांड से, यहाँ पर हमारी एग्रीगेट दैट इज सप्लाई ज्यादा हो गई है डिमांड से। तो इस एडवर्स सिचुएशन को भी किस तरीके से करेक्ट करना है, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, जिसका नाम हमने बेसिकली देखा था, दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। जहां पर बेटा हम सप्लाई को रिड्यूस कर देते थे वाया प्रोडक्शन में, दैट इज कमी करके। ठीक है, जब प्रोडक्शन कम हो जाता था तो ऑटोमेटिकली हमारी सप्लाई रिड्यूस होती थी, और सप्लाई के रिड्यूस होने से एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्विवेलेंट में आ जाती थी। तो ये सारी बातें बेटा हमने प्रीवियसली चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर मैंने आपको दे दिया, सो दैट जो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, राइट। तो ये जो एक्सेस डिमांड है और ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, ये टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, राइट। और इस चैप्टर में मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराऊंगा कि सर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, राइट। हमने दो पॉलिसी पढ़ी है बेटा, एक्चुअली एक पॉलिसी पढ़ी है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, और एक हम पॉलिसी पढ़ेंगे इसमें फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो डेफिशिएट और एक्सेस डिमांड की वजह से ही बेटा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए बेटा हम बेसिकली दो टॉपिक पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 यानी कि बैंकिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 8 में। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो जो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, इसको हम फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे बेटा इसमें, राइट। अगर किसी बच्चे ने 5वीं चैप्टर में क्लासेस नहीं ली थी, तो उस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है यूट्यूब में बेटा, प्रॉपर तरीके से हम रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी, कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर किस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये बेसिक बेसिक सिचुएशन याद हो। ठीक है जी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, तो फटाफट से मेरे साथ फ्रेश हेडिंग डालिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट या एसेंशियल पॉइंट्स। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, राइट। तो हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो हमारी कॉन्सेप्ट है दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट
इक्विलिब्रियम या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पहला पॉइंट। सेकंड वी आर हैविंग voluntarily unemployment, या you can say involuntarily unemployment। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास full employment and natural unemployment। देखो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जिनका हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर हमें डिस्कस करना है वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देन विल डिस्कस फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इन बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो एक काम कीजिए फटाफट से पहले इस वाले पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। बेटा इसको नोट कर लो फटाफट से, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसको नोट करो, नोट इट डाउन प्लीज। तो बेटा दो कॉन्सेप्ट्स में आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक है हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बेटा मैं इसको इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप प्लीज पूरा लिखिएगा। और एक है हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दो सिचुएशंस है बेटा हमारे पास, एक है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक है हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, पहले इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ बेटा, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। तो देखिए कहते हैं रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी, along with fuller utilization of resources। So there is no excess capacity or unemployment in the economy। फिर कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट refers to that situation in the economy when aggregate supply is equal to aggregate demand या savings is equal to investment, but without fuller utilization
of resources. So accordingly, there is unutilized capacity or excess capacity in the economy, even in a state of equilibrium. चलिए जी, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, दो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्लीज कंसंट्रेट हियर। मान लो इकोनॉमी में कुछ कंडीशन बताऊंगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है। मान लो इकोनॉमी में हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस थे, राइट, वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो गए। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस थे वो क्या हो गए बच्चे, फुल्ली यूटिलाइज्ड हो गए। यानी कि हमने जितने भी रिसोर्सेस यूज करने थे वो हमने यूज कर लिए। तो सर इसका मतलब क्या ये हुआ कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई है? फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आ गई, यस। अगर बेटा इकोनॉमी में अगर हम सारे रिसोर्सेस यूज कर पा रहे हैं, यानी कि हमारे पूरे रिसोर्सेस का यूज हो रहा है, तो यानी कि हमने दैट इज जो मैक्सिमम पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट था वो प्रोड्यूस कर दिया होगा। इसका मतलब हमने जितनी कैपेसिटी थी रोजगार देने की वो हमने प्रोवाइड कर दी। तो सर जब हमारे रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूज हो जाएंगे, राइट, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, और हमने जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया होगा उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करेंगे। सर अगर ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक में एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, या फिर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाती हैं, तो सर जो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे बच्चे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इकोनॉमी में सर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जैसे हमने अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज कर लिया, फुल्ली यूटिलाइज। और जब हमने फुल्ली यूटिलाइज किया तो इसका मतलब हमने इकोनॉमी में क्या प्रोवाइड कर दिया बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो सर इकोनॉमी में एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर पूरी तरह से रोजगार अवेलेबल है, राइट। और इसके साथ साथ इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो गए, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट में आ गए। तो सर इस स्थिति में जो इकोनॉमी में स्थिति जो राइजन हुई है बेटा, इस स्थिति को हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन जनरेट होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस वाले पॉइंट में। पहले मुझे बताइए बेटा, क्या ये क्लियर हुआ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स? हाँ जी। ये जो हमने पढ़ा कि इकोनॉमी में सर जहाँ पर रिसोर्सेस पूरी तरह से यूज हो जाते हैं, और इसका मतलब होता है कि हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई है, राइट। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाए, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स के क्लियर है बेटा यहाँ तक? बोलो फटाफट। हाँ जी। देखना ध्यान से सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इज इट मीन्स, इट इज मीन्स देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या सर आपने जो बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है इकोनॉमी में, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि इकोनॉमी में देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट? जनरली अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलता हूं कि सर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो इसका मतलब तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना इनडायरेक्टली कि सर इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है। तो जनरली क्या हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इज इट मीन्स देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट? तो हमारा जो आंसर आएगा वो कहता है सर नो। इसका मतलब
सर ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जितने रिसोर्सेस थे आप उतना ही तो रोजगार दे पाएंगे। जहां पर आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो गए, इसका मतलब उसके बाद आप रोजगार नहीं दे सकते। तो आप मान लेंगे इकोनॉमी में कि ये सिचुएशन आ गई है फुल एम्प्लॉयमेंट की, उसके बाद काम ही नहीं दे पाएंगे बेटा आप लोगों को। राइट, हम किसी भी पर्सन को वर्क प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे, हमारी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इसलिए कैपेसिटी एग्जॉस्ट होने के कारण बेटा हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई है। बट ऑन प्रैक्टिकली, ऑन रियलिटी, इज इट एक्चुअली नॉट हैपनिंग। ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो सर इसका मतलब क्या है? देर इज ऑलवेज, ध्यान सुनना, तो इसका मतलब ये होगा कि द मिनिमम, ध्यान सुनना प्लीज, द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट बी ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ सर, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही क्यों ना हो, उस स्थिति में भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा। और उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो सर ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग बेरोजगार ही रहते हैं। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बच्चे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या यू कैन से नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि देखो, हमने जनरली क्या पढ़ा सर, जब इकोनॉमी में हमारे पूरी तरह से रिसोर्सेस पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जाती है। और अगर ऐसी स्थिति में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाए या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, तो सर इस पूरी स्थिति को हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन रेज किया, तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। और फिर हम सेकेंडली हमने क्वेश्चन रेज किया, क्या इसका मतलब है कि इकोनॉमी में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? तो नो, ऐसा भी नहीं है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है तो इसका मतलब कोई अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। सर इकोनॉमी हमेशा एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फेस करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो। इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से, फिर इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं, देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। बेटा जैसे कि अभी आपने कौन सा पढ़ा, आप जरा इसके डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम refers to that situation in the economy when aggregate supply is equal to aggregate demand या aggregate saving is equal to investment along with क्या लिखा बच्चे? fuller utilization of resources। तो यहाँ पर fuller utilization of resources का मतलब हुआ full employment, full employment। ठीक है। सो इसका मतलब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज हो रहा है, सो देयर इज नो एक्सेस, क्या लिखा बच्चे? देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी या अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में ना तो कोई एक्सेस कैपेसिटी बची है और ना ही बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बचा है। बट इसका हमने एक बेसिक सिचुएशन डिस्कस किया था कि सर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा स्टैब्लिश रहता है, सॉरी एग्जिस्ट रहता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब आते हैं बच्चे हम यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। तो पहले भी इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, देन फिर इसके डेफिनेशन को देख लेंगे कि क्या सिचुएशन है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, अगेन एन इकोनॉमी, अगर मैं एक इकोनॉमी की बात करूं, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा प्लीज सर। हमारे रिसोर्सेस आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड नहीं हुए हैं। तो अगर रिसोर्सेस पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुए हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी हुआ होगा? नो सर, तो एम्प्लॉयमेंट भी आधा ही होगा बेटा, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। यानी कि सर एक ऐसी स्थिति है जहां पर एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से यूज नहीं हो पाया। रीजन मीन हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो अभी भी फुल यूटिलाइज नहीं हो पाए हैं, अंडर यूटिलाइज हैं। तो इसको या तो आप ये बोल सकते हैं रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, या यू कैन ऑल्सो स्टेटेड दैट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है। तो सर जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं हुआ तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी पूरा नहीं हुआ होगा। तो क्या यहाँ पर, एक सेकंड ना, तो क्या यहाँ पर इकोनॉमी में
एक्सिस कैपेसिटी अभी भी बची होगी? बिल्कुल सर। और क्या एम्प्लॉयमेंट अभी भी बचा होगा? देना, एम्प्लॉयमेंट देना अभी भी क्या होगा बेटा, बचा हुआ है। तो सर बट एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर हो गई है बेटा? एग्रीगेट डिमांड के। या सेविंग किसके बराबर हो चुके हैं? इन्वेस्टमेंट के। तो सर मान लीजिए इकोनॉमी में रिसोर्सेस तो पूरी तरह से यूज नहीं हुए, राइट, पूरी तरह से रोजगार हमने प्रोवाइड नहीं कर पाए, बट फिर भी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड दोनों एक दूसरे के क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो सर ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं बेटा हम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझे? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, वहां पर हमारा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था। यहाँ पर रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज हो ही नहीं पाए हैं। इसका मतलब इकोनॉमी में अभी भी कैपेसिटी बची हुई है, एक्सेस कैपेसिटी बची हुई है, और अभी भी हम कुछ जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इकोनॉमी में सप्लाई डिमांड एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं, या फिर दैट इज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट में आ चुके हैं। तो सर इस स्थिति में इक्विलिब्रियम तो अचीव हो गया, बट अभी भी हमारे रिसोर्सेस पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रखे हैं। इसलिए बेटा हम इसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटा इसको? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। आई होप सो बेटा आपको ये बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ हो। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो बेटा। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। इवन तो मैं अगर बताऊं तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया बेटा, जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं करवा चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, फटाफट से इसको नोट करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो जी, आपने कौन सा समझ लिया? अब थ्योरी देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहता है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति है बेटा इन द इकोनॉमी जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड या फिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्विवेलेंट में आ गए हैं। बट कह रहा है ऐसा हो तो गया है, बट अभी इकोनॉमी में फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं हुआ है। ठीक है, सप्लाई डिमांड एक दूसरे के इक्विवेलेंट में आ चुकी है, बट क्या नहीं हुआ बेटा इकोनॉमी में? इकोनॉमी में अभी भी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं हुआ है। अकॉर्डिंगली देयर इज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी इवन व्हेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बेटा हमें अचीव हो चुकी है, बट अभी भी क्या इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है? हाँ जी सर, अभी भी इकोनॉमी में अन सॉरी दैट इज एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में अवेलेबल। आई थिंक बेटा ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने बेसिकली पढ़ा अंडर एम्प्लॉयमेंट और दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, वॉलेंट्रली। हेडिंग डालो जी, वॉलेंट्रली अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो हमारे पास वॉलेंट्रली अनएम्प्लॉयमेंट है, और एक क्या बचा हमारे पास? इनवॉलेंट्रली। ये दो सिचुएशन है जो हमें डिस्कस करना है। सिंपल है बेटा एकदम, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। occurs when some people are not willing to work at all or are not willing to work at existing wages rate। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। इनवॉलेंटरी में देखेगा, occurs when some people are not getting work
even they are willing to work at existing market rate of wages। देखो जी, मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूँ सर, मान लीजिए पर्सन है, अगर मैं बोलूँ सर इस पर्सन की काम करने की एबिलिटी है, एबिलिटी टू वर्क, और इसको काम मिल रहा है, गेटिंग वर्क, यानी कि इस पर्सन की एबिलिटी भी है काम करने की और ये काम कर भी रहा है। बेटा इसको डिटेल में ना एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। तो सर इसको, इस पर्सन को क्या मिल रहा है, एबिलिटी है काम करने की और ऐसा काम मिल रहा है, बट नॉट विलिंग टू वर्क। भाई साहब काम करना नहीं चाहते हैं, काम मिल रहा है, एबिलिटी है और काम करना नहीं चाहते, तो इसको बोलेंगे वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी इच्छा से बेटा ये क्या है, बेरोजगार है। और ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट, अगर मैं एक पर्सन का एग्जांपल और लूं और बोलूं सर इस पर्सन की एबिलिटी टू वर्क है, काम करने की इच्छा है बेटा इसकी, बट नो विलिंग टू वर्क भी है। एबिलिटी तो है, साथ के साथ इच्छा भी कर रहा है काम करने की, बट नॉट गेटिंग वर्क, नॉट गेटिंग वर्क, काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बेटा हम क्या बोलेंगे, हाँ जी, ऐसे पर्सन को बोलेंगे इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरली में आप अपनी इच्छा से क्या बचे, अनएम्प्लॉयड हैं, और इनवॉलंटरली में, राइट, आपकी इच्छा काम करने की है बट मार्केट में आपको काम मिल नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति को हम इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें मेरे इस चैप्टर की हमने डिस्कस करी, राइट। अभी इसके जो मेन पार्ट रह रहा है दैट इज डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। अभी हमने कुछ खास नहीं बेटा, सिर्फ बेसिक बेसिक सिचुएशन डिस्कस करा है, ठीक है। और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है ना बेटा, वो मैं आज आपको नहीं कराऊंगा। रीजन बीइंग थोड़ा लेंथी टॉपिक भी है, प्लस आज सिर्फ बेसिक बेसिक सिचुएशन मुझे पढ़ानी थी आपको, तो जो मैं पढ़ा चुका। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके रखना है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डेफिशिएंट डिमांड का टॉपिक कवर करेंगे, राइट। उससे नेक्स्ट क्लास में एक्सेस डिमांड का, और फिर हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को डिस्कस करना, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लो, क्या बेटा ये आपके समझ में आया। और आज के लिए बेटा मैं इतना ही कराऊंगा, ठीक है ना, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड थोड़ा लेंदी टॉपिक है बेटा, वो आज कवर भी नहीं हो पाएगा। और आधा मैं उसको आज कराऊँ, आधा नेक्स्ट क्लास में कराऊँ, तो आपके समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इसको फटाफट से नोट करो, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो मेरे से पूछो फटाफट से। तो आज की क्लास बेटा मैं यही ओवर करूंगा, ठीक है ना।